वेलकम बैक क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हमारा कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 9। इसमें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे ऑटम ब्रेक की वजह से आपकी वर्कशीट्स को स्टॉप कर दिया गया था, सो 23 अक्टूबर की वर्कशीट से ही हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान विषय। और आज का टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो बच्चे, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। हालांकि आपके जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन जो है वो 78% है, काफ़ी अधिक मात्रा में, लेकिन हम उसको डायरेक्ट उपलब्ध नहीं कर सकते, हमें वो डायरेक्ट उपलब्ध नहीं होती हैं। जैसे हम ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर वायुमंडल के से हम प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से हम नाइट्रोजन को ऐसे इजीली प्राप्त नहीं कर सकते। वो हमें कैसे मिलती है? वायुमंडल से वो पेड़ पौधों में जाती है, पेड़ पौधे से फिर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, फिर वो वापस वायुमंडल में जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है, नाइट्रोजन साइकिल है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी की हुई है, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर मिलता है हमें? नाइट्रोजन हमें मिलता है प्रोटीन में, क्लोरोफिल में और न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से ही नाइट्रोजन वो प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। वह विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। मैंने बोला था ना, जीव जंतु या पेड़ पौधे डायरेक्ट सीधा उपयोग नहीं कर सकते किसका? नाइट्रोजन का। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो आपसे पेपर में पूछ ले, जीव जंतु या पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होती है, तो आप उत्तर में लिखेंगे पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये आपकी डेफिनेशन है। वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण को फिक्स कौन करता है? इसका स्थिरीकरण कौन करता है? तो इसका स्थिरीकरण करते हैं फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में। जो आपकी जड़ें हैं उसमें क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। आपसे पेपर में पूछ लिए कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो उस जीवाणु का क्या नाम आएगा? राइजोबियम। जितनी भी आपके देखिए मटर हैं, दालें हैं, छोले हैं, राजमा हैं, जितनी भी फलीदार सब्जियां हैं, उसमें उन सभी में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक का जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। इसलिए बोलते हैं कि हमें खेत में बदल बदल कर फसलें लगानी चाहिए, कभी गेहूँ, दाल, मक्का, क्योंकि जो दालें हैं उनकी जो जड़ हैं, पौधों की जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हमारी मदद करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने में वो सहायता प्रदान करता है। तो आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। चलिए जानते हैं हम। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल। तो कौन से जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन के यौगिक यानी एक या दो एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन होकर एक यौगिक बनाते हैं। जैसे N2 हुआ, ठीक है, क्या हुआ? N2। और भी काफ़ी है। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में कैसे चले जाते हैं बेटा? मैंने बोला ना, जो फलीदार सब्जियां होती हैं उनकी जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। तो वहाँ से ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया प्राप्त कर लेगा मिट्टी के द्वारा, और फिर वो जड़ों से ही पूरे पौधे को प्राप्त हो जाएगा। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं, वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं।
जब एक बार वो जड़ में चले गए तो फिर वो पूरे पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनसे क्या बनते हैं, प्रोटीन। जैसे आपकी दाल हुए, राजमा, छोले, इनमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन स्टोर रहता है। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाता है। तो जो कोई इंसान देखो जो पेड़ पौधों से लेता है तो वो पादप के थ्रू नाइट्रोजन लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे मांस खाते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मांसाहारी लोग वो इस तरीके से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वो पादप से ही प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या प्रोटीन किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन से। तो पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। देखिए हमने वो पौधा या फिर जो भी हमने चीज़ खाई प्रोटीन की, हमने वो खाया, फिर कुछ समय पश्चात हम मूत्र त्याग करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम वेस्ट निकालते हैं उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी वातावरण में गए, तो वातावरण में गए तो फिर पेड़ पौधे भी गलने सड़ने के बाद जो जीवाणु और कवक है उस नाइट्रोजन अपशिष्ट को उसमें से नाइट्रोजन यौगिक में से नाइट्रोजन को अलग करके दोबारा वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को पहुंचा देता है, जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। हम मनुष्य शरीर भी मृत्यु के बाद और पेड़ पौधे पादप कैटेगरी के भी गलने सड़ने के बाद वो नाइट्रोजन उसमें से कवक और जीवाणुओं द्वारा अलग कर ली जाती है उनके अपशिष्ट में से। ठीक है, अपशिष्ट हुए या फिर मृत्यु पश्चात गले सड़े जो चीज़ें होती हैं उनमें से वो नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं, कौन, जीवाणु और कवक। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। जो कुछ विशेष जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो आइए हम इस चार्ट से समझते हैं कुछ। ये देखिए थोड़ी विजिबल नहीं हो रही है मुझे, चलिए हम करके देखते हैं, लेट अस ट्राई। तो वायुमंडल नाइट्रोजन कहाँ गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ठीक है, फिर इधर दूसरी तरफ नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया इधर से। फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में, जो यहाँ पर जीवाणु था उसने नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। फिर उसके पश्चात जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। फिर इधर देखिए एक स्टेज ये भी है कि पौधे द्वारा अवशोषित करा जाता है। जो मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं पेड़ पौधे उनको ग्रहण कर लेते हैं, फिर पेड़ पौधे से वो जंतुओं में जाता है। फिर जंतु के उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर दोबारा वो मिट्टी में मिलते हैं। ये प्रक्रिया आपकी इस तरीके से चलती रहती है। फिर दोबारा इधर वायुमंडल में वो गैस के रूप में चले जाते हैं। गैस से वो वायुमंडल नाइट्रोजन फिर वापस वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये आपकी पूरी साइकिल थी। आइए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। सेम और मटर, पहला प्रश्न है आपका, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है बच्चों, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये आपका पहले का उत्तर है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। ये दोनों पॉइंट आपके फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किए थे पहले, ये आपके सेकंड का आंसर है। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी प्राणियों को किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन किस तरह रूप में पाया जाता है हमें, फलीदार सब्जियों में। तो फलीदार सब्जियां बच्चे कैसे मिलती हैं हमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता से, जो कि नाइट्रोजन
प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, ये वह विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। ठीक है बच्चे, तो सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए एक मुख्य अवयव होता है। ये थर्ड का आंसर आ जाएगा यहाँ से। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। आपको ये चक्र बनाना है और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये पूरे पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो डू योर वर्कशीट। थैंक यू।